सुजाता अपने बीमार पति और बेटे चिंटू के साथ एक गांव में रहती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए लोगों के घर के बाहर नींबू मिर्ची टांग कर थोड़े बहुत गुजर बसर लायक पैसे कमाया करती थी। भैया, आपको अपनी दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लगवानी है क्या? इससे आपकी दुकान पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। अच्छा, ऐसी बात है। कितने रुपए की है एक नींबू मिर्च? बस 10 रुपए की है भैया। अच्छा ठीक है, लगा दो। सुजाता ऐसे ही गांव और बाजार में घूम घूम कर लोगों के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगती थी। तभी एक दिन, सुरेश भैया, मैं आपके घर के बाहर नींबू मिर्ची लगा दूं? सुजाता बहन, तुम हर रोज मेरे घर के बाहर ये नींबू मिर्ची टांगती हो, लेकिन इससे आज तक मेरा कुछ तो फायदा हुआ नहीं। अरे सुरेश भैया, जरूरी थोड़ी है कि अगर अभी तक आपका कोई फायदा नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। सुजाता इतनी गरीब थी कि गांव वाले न चाहते हुए भी उससे अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची लगवा लेते थे। उन कमाए हुए पैसों से वो अपने घर पर खाना बनाती और उन्हीं पैसों में से पैसे बचाकर अपने पति की दवाइयाँ भी लेकर आती। माँ, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? थोड़ी पीली दाल और भात बनाया है बेटा, गरम गरम है, जल्दी से खा लो। क्या माँ, तुमने आज फिर से सादी सी दाल भात बना दिए। रोज रोज ये दाल भात खाकर मैं पक गया हूँ, लेकिन तुम हो कि हर रोज यही बनाकर रख देती हो। बेटा, इस तरह अन्न का अपमान मत करो। हमें समय पर खाने को जो भी मिल जाए उसे ही खुशी खुशी खा लेना चाहिए। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन बेचारों को हर रोज ये खाना भी नसीब नहीं होता। काश मेरी तबीयत ठीक होती तो तुम लोगों को मेरी वजह से ऐसे दिन न देखने पड़ते। आप ऐसा मत सोचिए जी, ये तो ऐसे ही कुछ भी कहता रहता है। तू चुपचाप खाना खा और जाकर सो जा। तुझे सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन चिंटू तैयार होकर अपने स्कूल जाता है और सुजाता नींबू मिर्ची लेकर हर रोज की तरह घर से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद जब वो घर वापस आती है तो उसे चिंटू घर के आंगन में बैठा हुआ दिखाई देता है। तुझे तो मैंने तैयार करके स्कूल भेजा था ना, तो तू भला इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? पढ़ने का मन नहीं है क्या तेरा? सुजाता के ऐसा पूछने पर चिंटू रोने लगता है। उसे इस तरह रोते हुए देखकर सुजाता को कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ बेटा, तू इस तरह रो क्यों रहा है? तेरी तबीयत ठीक है ना? क्या पेट में दर्द हो रहा है क्या? नहीं माँ, आज जब मैं स्कूल गया था तो टीचर ने सब बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती की। बोली, जब तुम्हारे माँ बाप की स्कूल में फीस भरने की औकात नहीं है तो तुम्हें स्कूल में भेजते ही क्यों हैं? उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक तुम स्कूल में फीस जमा नहीं करवाओगे, हम तुम्हें ना तो क्लास में बैठने देंगे और ना ही एग्जाम देने देंगे। हे भगवान! कोई बात नहीं बेटा, तू रो मत। मैं जल्दी से तेरे स्कूल में तेरी फीस भर दूंगी, फिर कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अगर तुमने मेरी फीस नहीं भरी तो टीचर मुझे एग्जाम नहीं देने देगी और फिर मुझे इसी क्लास में पढ़ना होगा। नहीं बेटा, ऐसे कैसे? मैंने कहा ना, मैं तेरी फीस भर दूंगी। तू जाकर अंदर पढ़ाई कर, तब तक मैं बाजार जाकर कल के लिए नींबू मिर्ची खरीद कर ले आती हूँ। सुजाता समझा बुझाकर अपने बेटे को चुप करवाती है और बाजार में नींबू मिर्ची लेने निकल जाती है। अरे काकी, लगता है आप यहाँ पर नहीं आई है। पहले तो यहाँ पर शारदा काकी नींबू मिर्च बेचा करती थी। बेटा, मैं शारदा की ही बहन हूँ। आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसकी जगह मैं नींबू मिर्ची बेचने आ गई। बोलो, तुम्हें कितनी मिर्ची चाहिए? आप मुझे 25 नींबू मिर्ची का जोड़ा बनाकर दे दीजिए काकी। ये लो बेटा। नींबू मिर्ची लेकर सुजाता अपने घर की ओर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे गाय के रोने की तेज आवाज सुनाई देती है। अरे, ये गाय इस तरह तेज तेज रो क्यों रही है? कहीं इसके पैर में कोई कांटा तो नहीं चुभ गया? सुजाता उस गाय को देखने के लिए उसके पास जाती है तो देखती है कि उस गाय का बछड़ा कीचड़ में बुरी तरह फंसा हुआ है और गाय उसे कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पा रही। अरे बाप रे बाप, इसका बछड़ा तो बहुत बुरी तरह से कीचड़ में फंसा हुआ है। मुझे इस बछड़े की मदद करनी चाहिए। सुजाता उस बछड़े को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कीचड़ में जाती है और खूब ताकत लगाकर जैसे तैसे करके उस बछड़े को कीचड़ से बाहर निकालती है। अपने बछड़े के बाहर निकलते ही वो गाय बहुत खुश होती है और अपने बछड़े को खूब सारा लाड प्यार करती है।
चलो प्यारी गाय, अब मैं चलती हूँ, तुम अपने बछड़े का ख्याल रखना। उसकी बात सुनकर वो गाय हाँ में सर हिलाती है और प्यार से सुजाता को चाटने लगती है। सुजाता उसके सर पर हाथ सहलाकर अपने घर आ जाती है। शाम के समय वो चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर गाय की आवाज सुनाई देती है। सुजाता उठकर दरवाजा खोलती है तो उसके घर के बाहर वही गाय और उसका बछड़ा होता है। अरे, तुम दोनों मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुजाता उन दोनों के लिए एक एक रोटी लेकर आती है और उन्हें खिला देती है। रोटी खाकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुजाता अपनी नींबू मिर्ची लेकर जैसे ही बाहर जाने के लिए निकल रही होती है, तभी उसके बेटे चिंटू की नजर उन मिर्चों पर पड़ती है। अरे, ये भला कैसी मिर्च है माँ? ऐसी मिर्च तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्या मतलब? देखो ना, इसका रंग पीला है। आज से पहले तो तुम कभी भी पीले रंग की मिर्चें लेकर नहीं आई। चिंटू के कहने पर सुजाता जैसे ही उन मिर्चों की तरफ देखती है तो पीली मिर्ची को देखकर वो भी बुरी तरह चौंक जाती है। हे भगवान, ये उस काकी ने मुझे कैसी मिर्ची दे दी? अब लोग इन्हें अपने घर के बाहर लगवाएंगे भी नहीं। मेरे पैसे बर्बाद चले गए। कोई बात नहीं माँ, तुम सब लोगों को कहना कि पीली मिर्च बहुत शुभ होती है। जो भी इन्हें अपने घर के बाहर लगाता है, उसके घर के अंदर खुशियाँ खुद ब खुद खिंची चली आती हैं। अच्छा, तू कहता है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। सुजाता उन पीली मिर्चों को लेकर ही अपने घर से निकल जाती है। तभी एक गांव वाला उससे कहता है, अरे सुजाता भाभी, ये कैसी मिर्च है? कल तक तो तुम सबके घर के बाहर हरे रंग की मिर्च टांगती थी, आज ये पीली मिर्चें कहाँ से ले आई? भैया, ये पीली मिर्च बड़ी ही शुभ होती है, बहुत ही कम उगती है। मुझे ये दिख गई तो मैं तुरंत ही इन्हें ले आई। ये पीली मिर्चें जिसके भी घर के बाहर लगती है, उसके घर में खुशियाँ खुद अपना रास्ता ढूंढती हुई चलकर आती है। सुजाता सभी लोगों से ऐसा ही कहती है और लोग उसकी बातों को मान भी लेते हैं। अगले दिन जब वो फिर से नींबू मिर्ची लेकर अपने घर से निकल रही होती है तो आज भी सारी मिर्च पीली हो जाती है। वो जैसे ही पहले घर में नींबू मिर्ची लगाने पहुंचती है कि तभी, वाह भाभी, आपकी इस पीली मिर्च ने तो सच में कमाल कर। आप जैसे ही हमारे घर के बाहर ये पीली मिर्च टांग कर गई हो, वैसे ही हमें वकील का फोन आया। इतने सालों से हमारी पुश्तैनी जमीन पर जो केस चल रहा था वो सॉल्व हो गया और हमारी सारी जमीन हमें वापस मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। मैंने आपसे कहा था ना, इस पीली मिर्च को घर के बाहर लगाते ही खुशखबरी खुद आपके घर तक चलकर आएगी। ऐसे ही सुजाता अगले गांव वाले के घर जाती है तो वहां भी उसे खुशखबरी सुनने को मिलती है। अरे सुजाता भाभी, आपकी इस पीली मिर्च ने तो कमाल कर दिया। इतने साल से हम एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। आपकी इस पीली मिर्च को लगाते ही हमें खुशखबरी मिली। मैं पिता बनने वाला हूँ। अरे वाह भैया, बहुत बहुत बधाई हो। अब सुजाता और आगे बढ़ती है तो वहां भी उसे खुशखबरी सुनने को मिलती है कि पीली मिर्च लगाते ही गांव में एक आदमी की लॉटरी लग गई है। वो जिसके भी घर जाए उसी के घर से उसे खुशखबरी सुनने को मिले। तभी उसने अपने घर में आकर सोचा, अगर ये पीली मिर्च सच में सबके लिए इतनी शुभ साबित हुई है तो फिर मैं भी इसे अपने दरवाजे के बाहर लगा देती हूँ। क्या पता रातों रात हमारी किस्मत भी चमक जाए। सुजाता एक नींबू और पीली मिर्च को अपने दरवाजे के बाहर टांग देती है। सभी घर वाले रात का खाना खाकर सो जाते हैं। तभी अगले दिन जैसे ही सुजाता की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके घर का नक्शा पूरी तरह से बदला हुआ है। अरे, ये किसका घर है? ये मैं भला कहाँ आ गई? सुजाता के इतना कहते ही एक पीली मिर्च भागती हुई उसके पास आती है, जिसे देखकर सुजाता बुरी तरह डर जाती है। कौन हो तुम? भूत! पीली मिर्ची का भूत! डरो मत सुजाता, मैं कोई भूत नहीं बल्कि पीली जादुई मिर्च हूँ। तुम्हें याद है उस दिन तुमने उस बछड़े को कीचड़ से निकालकर उसकी मदद की थी? उसी गाय ने तुम्हारी मिर्चों पर अपना जादू किया था। मैं उसी गाय की भेजी हुई जादुई पीली मिर्च हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैंने देखा कि तुम बहुत परेशानी में हो। तुम्हारा घर भी बिल्कुल टूटा फूटा है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस पुराने घर को बिल्कुल नया बना दिया और तुम्हारे लिए एक पीली मिर्च का खेत भी बनाया है। तुम अपने घर का दरवाजा खोल कर देखो।
सुजाता जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है तो उसे अपने घर के सामने एक बहुत बड़ा पीली मिर्ची का खेत दिखाई देता है। तभी सुजाता उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है सुजाता, ये तो बस तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अब तुम खेत में उगी इन मिर्चों को बेचकर अच्छे पैसे कमाना। इस खेत में उगी हुई ये मिर्चें कभी भी खत्म नहीं होंगी। मेरा काम अब पूरा हुआ, अब मैं चलती हूँ। इतना कहते ही जादुई पीली मिर्च वहां से गायब हो जाती है। तभी सुजाता का पति नींद से उठता है तो उसकी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो दोनों पति पत्नी मिलकर अब बाजार में पीली मिर्च बेचने जाते हैं। हर कोई उन पीली मिर्चों के बारे में सुनकर उन्हें फट से खरीद लेता है और वो पीली मिर्चें हर किसी के घर में खुशहाली लेकर आती है। पीली मिर्च बेचकर उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। अब वो अपने बेटे चिंटू को फिर से स्कूल भेजने लगती है और तीनों जने अच्छी तरह मिलजुल कर अपने नए घर में रहने लगते हैं। ये कहानी है परीलोक की, जहाँ एक गरीब चुलबुल परी रहा करती थी। चुलबुल परी पूरे परीलोक में सबसे ज्यादा सुंदर थी, जिस वजह से परीलोक की सारी परियां चुलबुल परी से जला करती थी। परीलोक में एक बहुत बुरी परी रहती थी, जो कि चुलबुल परी से बहुत नफरत करती थी और बुरी परी ने चुलबुल परी की सारी जादुई शक्तियां छीन ली थी। तब से चुलबुल परी गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। परी के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें परी साग की खेती करती थी और बड़ी बड़ी अमीर परियों के घर में जाकर साग बेचा करती थी। और इसी तरह से चुलबुल परी अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही एक दिन बुरी परी के पास उनकी दासी रैना परी आती है, जो कि हमेशा चुलबुल परी की खबर बुरी परी को देती थी। महारानी, सुना है कि चुलबुल हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। वो एक छोटे से खेत में साग की खेती करती है और बहुत खुश भी रहती है वो चुलबुल परी। ये खबर सुनकर बुरी परी को गुस्सा आ गया और वो अपनी दासी को आदेश देते हुए कहती है, हम चाहते हैं कि तुम कैसे भी चुलबुल परी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। इस चुलबुल परी की खूबसूरती हमारी दुश्मन बनती जा रही है। हम नहीं चाहते कि लोग चुलबुल परी की खूबसूरती के आगे हमारी प्रशंसा करना ही भूल जाए। महारानी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपने एक बार फरमान हमारे सामने रख दिया तो मतलब वो अब पूरा हो गया। हाँ, हमें तुमसे यही उम्मीद है। ऐसे कुछ दिन बाद परीलोक में राजकुमार समर्थ बुरी परी से मिलने आ रहे थे। राजकुमार के आने पर परीलोक की सभी परियां अच्छे से तैयार होकर राजकुमार का इंतजार कर रही थी। इसी बीच चुलबुल परी साग बेचकर अपने घर की ओर आ रही थी। तभी राजकुमार की नजर चुलबुल परी पर जाती है। चुलबुल परी को देखते ही राजकुमार अपना दिल चुलबुल परी को दे बैठते हैं, लेकिन चुलबुल परी राजकुमार को नजरअंदाज करके वहां से घर आ जाती है। राजकुमार भी चुलबुल परी का पीछा करते करते उनके घर आ जाते हैं। राजकुमार जी, आप वो भी मुझ जैसी गरीब के घर? मैं यहाँ तुम्हारी गरीबी देखकर नहीं, बल्कि तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी सादगी देखकर आया हूँ। न जाने तुम्हें देखकर मुझे एक अलग सा एहसास क्यों हो रहा है। माफ करिएगा राजकुमार जी, लेकिन आप मेरे सामने ऐसी बातें मत करिए। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपकी इन बातों का जवाब दे पाऊं। अच्छा, ये सब छोड़ो। मैंने तुम्हें बाहर देखा कि तुम लोगों के घर जा जाकर साग बेचती हो, तो आज अपने हाथों से मुझे साग और मिस्सी की रोटी बनाकर खिलाओ। नहीं नहीं राजकुमार जी, मैं एक गरीब हूं और जैसे तैसे अपना जीवन जी रही हूं। मुझ जैसे गरीबों के घर में खाना खाना आपको शोभा नहीं देता। अरे तुम ये समझो कि ये मेरा आदेश है और मेरा आदेश मानना तुम्हारा फर्ज है, तो तुम मुझे साग और मिस्सी की रोटी बनाकर खिलाओ। राजकुमार के इतना बोलने के बाद चुलबुल परी अपने खेत के साग और मिस्सी की रोटी बनाकर राजकुमार को खिलाती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट साग और मिस्सी की रोटी बनाती हो तुम। कहाँ से सीखा तुमने ये सब? वैसे राजकुमार जी, आपको तो ये पसंद आना ही था, और ये साग और मिस्सी की रोटी मुझे मेरी माँ ने बनाना सिखाया था। मुझे भी साग और मिस्सी की रोटी बहुत ज्यादा पसंद है। सच में तुम तो तारीफ के लायक हो। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे गुण तुम्हें और ज्यादा कीमती और खूबसूरत बनाते हैं। तो वहीं बुरी परी बहुत देर से राजकुमार का इंतजार कर रही थी। उसने राजकुमार के लिए बहुत सारे पकवान बनवाए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार को इतनी देर क्यों हो रही है। तभी वो अपनी दासी को बुलाती है। दासी, जाकर देखो कि राजकुमार को आने में इतनी देर क्यों हो गई। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था।
मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूं। एक वो है कि उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कोई बात नहीं परी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी राजकुमार का पता लगाती हूँ। दासी उड़ते उड़ते पूरे नगर में राजकुमार को ढूंढने लगती है। तभी दासी की नजर चुलबुल परी के घर पर जाती है। वो देखती है कि राजकुमार चुलबुल परी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ये देखकर दासी उड़ते उड़ते बुरी परी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बातें सुनने के बाद बुरी परी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। क्या कहा तुमने? राजकुमार उस तुच्छ गरीब चुलबुल परी के घर में है। तुम्हें नहीं पता दासी, ये खबर हमारे कलेजे को झकझोर रही है। हमें वो चुलबुल परी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे ऐसा क्या है उस चुलबुल परी की खूबसूरती में? अरे हम भी तो खूबसूरत हैं, लेकिन किसी को हमारी खूबसूरती नजर क्यों नहीं आती? खूबसूरती नजर तब आएगी ना महारानी, जब खूबसूरत होगी। क्या कहा तुमने? जरा दोबारा दोहराओ हमारे सामने। महारानी, मैंने कहा कि आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी खूबसूरती को पहचानने के लिए लोगों को भी तो खूबसूरत होना पड़ेगा ना। दासी, अब हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज। हम चाहते हैं तुम कैसे भी उस चुलबुल परी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। ना रहेगी वो चुलबुल परी, ना दिखेगी लोगों को उसकी खूबसूरती। हाँ हाँ महारानी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहती हैं वैसा जरूर होगा। बुरी परी और दासी आपस में बातचीत कर ही रही होती हैं कि तभी वहां पर राजकुमार आ जाते हैं। राजकुमार को देखकर बुरी परी गुस्से में रहती है। वैसे राजकुमार, क्या आप बताएंगे कि आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? परी, दरअसल बात यह है कि आपके नगर में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कली है। उस कली को देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए हम उसके साथ बैठकर समय बिता रहे थे। राजकुमार, जरा खुलकर बताइए कि आखिर वो कली कौन है। हम भी तो जाने कि वो कली हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या? हाँ परी, वो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे नगर में उसकी खूबसूरती को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। वैसे राजकुमार, इतनी जल्दी किसी और के ऊपर टिप्पणी करना सही नहीं होता। वैसे परी, आप हमारी बहुत पुरानी मित्र हैं, इसलिए हम आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि आपके नगर में एक चुलबुल परी रहती है और हमें उस चुलबुल परी से प्यार हो गया है। हम उनसे शादी करना चाहते हैं। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम उनके सामने ये प्रस्ताव कैसे रखें। राजकुमार के मुंह से ये बातें सुनने के बाद बुरी परी को बहुत ही ज्यादा जोरदार धक्का लगता है, क्योंकि बुरी परी मन ही मन राजकुमार से प्रेम करती थी। राजकुमार, जरा आप अपना ओहदा देखिए और उस गरीब परी का। अरे कहाँ आप आसमान और वो जमीन, आप दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता। और तो और उसके पास हमारी तरह जादुई शक्तियां भी नहीं है। एक आम परी का जीवन जी रही है वो। हम उनसे हर हालत में शादी करना चाहते हैं। बुरी परी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी राजकुमार के सामने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दासी चुलबुल परी के घर में जाती है और चुलबुल परी का अपहरण कर लेती है और उसे ले जाकर एक अनजान नगर में छोड़ देती है। हे भगवान, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं? चुलबुल बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तभी वहां पर परियों की महारानी आती है और महारानी चुलबुल परी को रोता हुआ देखकर कहती है, चुलबुल परी, घबराओ नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि बुरी परी ने तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली हैं और चाहकर भी मैं तुम्हारी शक्तियां वापस नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। महारानी, बिना शक्तियों के मैं अपनी मदद कैसे कर सकती हूँ? चुलबुल परी, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैं जो शक्तियां तुम्हें दूंगी वो शक्तियां तुम्हें अपने अंदर ना लेकर किसी और चीज में लेनी होगी। अब बताओ, तुम ये शक्तियां किसके अंदर रखना चाहती हो? चुलबुल परी सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से चुलबुल परी महारानी से कहती है, महारानी, आप वो सारी जादुई शक्तियां मेरे खेत में जो साग है उस साग में डाल दीजिए, ताकि मैं उस साग की मदद से ही बुरी परी का सामना कर पाऊं। ठीक है, मैं तुम्हारे खेत में जो साग है उसमें जादुई शक्तियां डाल देती हूँ। अब से तुम उस साग की मदद से बुरी परी का सामना कर सकती हो। वो जादुई साग हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करेगा। इतना बोलकर महारानी चुलबुली परी के खेत के साग को जादुई कर देती है और चुलबुल परी को उसके घर छोड़ देती है। जैसे ही दासी को इस बारे में पता लगता है, वो तुरंत बुरी परी को इस बारे में खबर देती है। क्या कहा तुमने? चुलबुल फिर से अपने घर आ गई? अरे उस नगर से वापस आना किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो सही सलामत घर वापस आ गई। अब लगता है कि आर या पार करके ही हमें इसका सामना करना पड़ेगा।
बुरी परी अपनी दासी को लेकर चुलबुल परी के घर जाती है। ओ चुलबुल परी, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, आज मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगी। तुम्हारी वजह से हर वक्त मुझे परेशानी होती है। चुलबुल परी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ बुरी परी के सामने आती है। बुरी परी और चुलबुल परी में घमासान युद्ध होता है। बुरी परी चुलबुल परी के ऊपर एक बड़ा सा आग का गोला फेंकती है, तो वहीं चुलबुल परी बदले में एक बर्फ का गोला फेंकती है। आग और बर्फ आपस में टकरा कर नष्ट हो जाते हैं। चुलबुल परी बुरी परी का बराबरी से जवाब दे रही थी और आखिरकार चुलबुल परी जादुई साग की मदद से बुरी परी को घायल कर देती है। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी को जान से मारना नहीं चाहूंगी। मैं अभी भी चाहती हूँ कि अगर तुम अब से अपने अंदर सुधार लाना चाहती हो तो यही सही, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तभी वहां राजकुमार भी आ जाते हैं और राजकुमार चुलबुल परी से कहते हैं, मेरी बात मानो चुलबुल परी, तो तुम इस बुरी परी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। मैंने सारी बातें सुन ली हैं कि कौन किसके बारे में कितना बुरा सोच सकता है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी मित्र इतनी गिरी हुई हो सकती है। नहीं नहीं राजकुमार, इन्हें जान से मारना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इनसे इनकी सारी जादुई शक्तियां छीनती हूँ ताकि ये कभी किसी का बुरा न कर पाए। चुलबुल परी जादुई साग की मदद से बुरी परी की सारी जादुई शक्तियां छीन लेती है, जिसके बाद राजकुमार चुलबुल परी से शादी कर लेते हैं और चुलबुल परी को हमेशा हमेशा के लिए अपने नगर में ले जाते हैं।